हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम 48 वर्षों के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम वर्ष 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक अर्थात 2026 तक के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 वर्ष के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है। 1979 कर लिया है और 1980 कर लिया है। आज जो है 1981 है अर्थात 1981 है। इसका हम पार्ट फर्स्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को दबा के मेहनत करनी है दोस्तों। मेहनत में बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। 2027 जिनको अगर टारगेट है, 2027 में जिनको अगर देना है, तो वो इस सीरीज को बिल्कुल भी मत छोड़े। वो इस सीरीज को इतने कायदे से करे कि उनका प्रीलिम्स रुके ही ना। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इतने प्रश्न कर लिया, साथ में टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर ली, लगभग 10,000 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं दोस्तों। इतनी तो मैं गारंटी देता हूं। बस आपको मेहनत करनी है दोस्तों। आप लोग मेहनत नहीं करते हो, तभी मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या है कि अब जैसे मैं वीडियोज वगैरह अपलोड करता हूं, तो अब उसमें देखता हूं कि कुछ बच्चे जो है बहुत सीरियस होते हैं, उनके कमेंट भी आते रहते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में नॉन सीरियस टाइप के हैं। तो देखिए, जो नॉन सीरियस है उनका सिलेक्शन, मैं सीधी सीधी बात बोलूं कि उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी भीड़ है, और भीड़ में हमें जो है कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो उसी तरह से कुछ लोग ही आपको यहाँ पर चैनल में दिखाई देंगे। ठीक है, तो खैर चलते हैं हम लोग। फालतू की बात करने का ये चैनल है नहीं, हम लोग सीधी पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, तो सीधे प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न थोड़े से ऐसे हैं, इन प्रश्नों को मैं हटा भी सकता था, लेकिन केवल आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह की यूपीएससी प्रश्न पूछता है, तो हम लोग ऐसे प्रश्नों से भी कुछ ना कुछ अपने काम की चीजें निकाल करके और जो है आपको देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे, इसको पढ़ते हैं। उस समय करंट के प्रश्न है। ठीक है, ज़्यादातर करंट के ही प्रश्न है दोस्तों। तो उसमें से भी यूपीएससी लाइक कुछ चीज़ें अगर निकल के आती हैं, तो हम अपने काम के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ, हाल ही में पुलिस ने किस स्थान पर कैदियों की आंख फोड़ दी। अब देखिए, उस समय का जो है काफ़ी प्रचलित जो है करंट अफेयर था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, तो इसलिए यूपीएससी ने इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए। तो अब इस तरह के प्रश्न आते नहीं है, ना ही इस तरह की घटना कोई पूछी जाती है, लेकिन फिर भी यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछता था। तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि यूपीएससी कैसे कैसे वर्ष में ट्रेंड को बदलता चला गया। अभी आप 1981 का पेपर देख रहे हैं, फिर आगे भी देखेंगे तो 1995 के बाद कायदे से परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मतलब 1995 के बाद से आपको परिवर्तन कायदे से दिखाई देगा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? ए बीजापुर, बी भागलपुर, सी बिदार और डी बेरमपुर। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोग आंसर बता चुके होंगे, इसका आंसर होगा बी भागलपुर। अगर नहीं भी पता है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों के आंसर नहीं भी पता होंगे तो कोई आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से ही यूपीएससी प्रश्न बना देगा आपका अगली बार। ठीक है, तो ऐतिहासिक बात देखिए, भागलपुर ही आंसर है इसका। ऐतिहासिक बात पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्ष यह प्रश्न वर्ष 1979-1980 के भागलपुर आंख फोड़वा कांड से संबंधित है, जिसे भारतीय न्यायिक इतिहास में खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 वाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खत्री बनाम बिहार राज्यवाद अगर कभी चर्चा में आ जाए तो थोड़ा सा याद रखना, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। अनुच्छेद 21 आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि पुलिस हिरासत में क्रूरता, अमानवीय व्यवहार यह प्रताड़ना सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। ठीक है, फिर निःशुल्क कानूनी सहायता की बात, फ्री लीगल एड्स। न्यायालय ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी है कि किसी भी विचाराधीन कैदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली बार पेश किए जाने के समय से ही अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39A के तहत राज्य के खर्चे पर निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का पूर्ण अधिकार है। यह राज्य का संवैधानिक दायित्व। ठीक है, वित्तीय मुआवजा की सिद्धांत की बात क्या कर रहा है? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि राज्य की मशीनरी जैसे पुलिस द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो न्यायिक पीड़ित को राज्य कोष से वित्तीय मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविटी में क्या देखने को मिलता है? इस मामले ने भारत में पुलिस सुधारों, हिरासत में होने वाली हिंसा, कस्टोडियल वायलेंस को रोकने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जनहित याचिका PIL के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वाद है, कौन सा? खत्री बनाम बिहार राज्य। तो इस पर जो है अनुच्छेद 21 भी चर्चा में आ जाता है और अनुच्छेद 39A भी चर्चा में आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना है, बाकी बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम। वंदे मातरम किसने लिखा है?
ये दोस्तों वर्तमान में भी प्रश्न इससे बन सकता है, अभी काफी चर्चा में था। ठीक है, तो ये यूपीएससी अगर बहुत सरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेगा तो फैक्ट के रूप में ऐसे पूछ सकता है, अगर नहीं भी तो इस पर कथन बना देगा। बाकी स्टेट पीसेस तो आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ ही लेंगे। तो इसका आंसर वंदे मातरम किसने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो किसने लिखा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डी ही आंसर है आपका। ये आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डायरेक्ट जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो मूल स्रोत क्या है? वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में की थी। ठीक है, उन्होंने लिखा था, जिसे बाद में उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ, जिसको 1882 में शामिल किया गया। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का 1896 का अधिवेशन, इस गीत को पहली बार राजनीतिक मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 के कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखना। स्वदेशी आंदोलन 1905, वर्ष 1905 में बंगाल के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवादियों का मुख्य नारा और राष्ट्रीय गान बन गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना। दो चीजें ये आपके फैक्ट निकल के आ गए। संवैधानिक दर्जा क्या है? 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसे आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। इसे जनगण मन राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी हाल में इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं तो उसको भी याद रखना, करंट अफेयर से इसको जोड़ करके पढ़ना है, इससे संबंधित यूपीएससी सवाल आपसे बना सकता है। ठीक है, तो यही सब रिपीट करता है यूपीएससी, अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को या मेंस के क्वेश्चनों को खंगालता है, देखता है कि पिछले साल हमने कैसे प्रश्न पूछे थे, उसी आधार पर वो अपने पेपर को सेट करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? राज्य में राष्ट्रपति शासन 1980 के अंत में समाप्त हुआ। कहां से समाप्त हुआ, किस राज्य से? तो ए आंध्र प्रदेश से, बी बिहार से, सी असम से और डी महाराष्ट्र से। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका सी असम से। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। असम ही इसका आंसर है। ऐतिहासिक कारण क्या है? असम में विदेशी नागरिकों के खिलाफ चल रहे असम आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन लाया गया था। ठीक है, लगाया गया था। समय सीमा क्या थी? यह राष्ट्रपति शासन 12 दिसंबर 1979 से 5 दिसंबर 1980 के अंत तक चलता रहा। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान का यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 356, अब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। इसको हम क्या कहते हैं? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ऑफिशियल नेम यही है। ठीक है, संविधान में इसी बात को, लेकिन हम लोग मतलब बातचीत में हम राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं। वैसे संवैधानिक शब्द क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के तहत की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत की गई थी। अन्य राज्य बिहार और महाराष्ट्र में भी 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन वह जून 1980 में ही समाप्त हो गया था। ठीक, खैर उस समय का करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इस समय जैसे मणिपुर में है लगा था, तो इससे संबंधित यूपीएससी पूछ सकता है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न आपसे बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्या कह रहा है? चौथा नंबर प्रश्न, पोलैंड में हाल ही में हुई श्रमिक हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? ए रूसियों द्वारा देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, बी संविधान में परिवर्तन की मांग, सी श्रमिकों द्वारा अधिक वेतन और बोनस की मांग, डी स्वतंत्र ट्रेड यूनियन का गठन और श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार की मांग। अब उस समय का प्रश्न है, आपको पता हो तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका डी, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन का गठन और श्रमिकों के हड़ताल के करने के अधिकार की मांग को लेकर के। ये पोलैंड में विद्रोह, तो पोलैंड में क्या हुआ था? श्रमिक हड़ताल हुई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र ट्रेड यूनियन का गठन और श्रमिकों को हड़ताल करने के अधिकार की मांग। अब ये थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ता है, इसलिए इसको GS 1 में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो उस समय वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ लिए जाते थे, अभी भी उसी को हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको इंटरनेशनल रिलेशन भी बोल देते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी यूपीएससी सवाल पूछ लेता है, तो इसलिए हम उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये गदांस्क समझौता की बात कर रहा है। वर्ष 1980 में गर्मियों में पोलैंड के गदांस्क शिपयार्ड में बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल हुई थी। ठीक है, सॉलिडेरिटी क्या है? सॉलिडेरिटी का उदय। इस हड़ताल के दबाव में कम्युनिस्ट सरकार को झुकना पड़ा, जिसके परिणाम से सोवियत ब्लॉक कम्युनिस्ट खेमे के इतिहास में पहली बार नागरिकों को कम्युनिस्ट पार्टी से स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने का कानूनी अधिकार मिला। इसी के तहत प्रसिद्ध सॉलिडेरिटी आंदोलन की शुरुआत हुई। वैश्विक प्रभाव क्या था? इस ऐतिहासिक घटना और स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के आंदोलन ने आगे चलकर पोलैंड और पूरे पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन की नींव रख दी। ठीक है, तो ये इसलिए ये पूछा गया था।
तो अब आपको नहीं पता है तो नहीं जानना है, आप इतना जानने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी मेंस में पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत का संविधान वास्तव में कब तैयार हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ये तो सिंपल है, आपको पता भी होगा। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। 1949 ही इसका आंसर है। ठीक है, संविधान को अपनाना। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान सभा इसे अंगीकृत किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत भी किया गया था। आपने जो है उद्देशिका पढ़ी होगी तो उसमें पूरा नीचे लिखा हुआ है इसी को। किसी को उद्देश्य का पता हो तो कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे पता है। ठीक है, उद्देश्य का किसको किसको याद है बताइए। प्रस्तावना में उल्लेख। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी की तिथि का उल्लेख है। लागू होने की तिथि। संविधान के पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, महत्व क्या है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम। 1980 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ए जिमी कार्टर को, बी मदर टेरेसा को, सी चेस्लाव मिलोस को और डी एडोल्फो पेरेज एक्विवेल को। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा एडोल्फो पेरेज एस्कीवेल को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नहीं पता है तो इसके जानने की जरूरत नहीं है, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस समय का प्रश्न है तो हमें लगाना पड़ता है तो हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एडोल्फो पेरेज एक्सीवेल को। ठीक है, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम, क्योंकि जो प्रश्न में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, जिन प्रश्नों को दोबारा यूपीएससी पूछेगा नहीं तो उन प्रश्नों में हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उनको हम छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से जनसंचार माध्यमों में उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे भारत में आए। ए रेडियो, बी मतलब पहला नंबर रेडियो, दूसरा नंबर टेलीविजन, तीसरा नंबर फिल्में और चौथा नंबर मुद्रण। अब इसका क्रम आपको पता होना चाहिए, तो पहले कौन आया था आपको पता होना चाहिए। पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया था? फिर उसके बाद फिल्में आई थी, फिल्में आई थी ना, फिल्में आई थी तो 4, फिर 3। अब आपको बताओ यहाँ 4 3 कहाँ है एक साथ? 4 3 आपका डी नंबर में है तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी पढ़ देख लेते हैं हम। फिर फिल्में के बाद क्या आएगा? फिल्में के बाद रेडियो आएगा। पहले रेडियो आया था फिर टेलीविजन आया था, तो पहले 1 नंबर आएगा फिर उसके बाद टेलीविजन आएगा, तो 4 3 2 1 हो जाएगा, तो डी नंबर आपका आंसर हो गया। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में भी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लाई गई थी। ठीक है, यह तकनीक सबसे पुरानी, तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पुरानी हो गई। ठीक है, फिल्में। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण 1913 में हुआ था, हालांकि फिल्मों का पहला प्रदर्शन 1896 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, रेडियो। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा की गई थी। ठीक, टेलीविजन। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एक प्रायोगिक आधार पर हुई थी। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद नहीं रखना है, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में थोड़ा सा बस याद रखना, बाकी ये दोबारा यूपीएससी प्रश्न पूछेगा नहीं। फिर 1960 में किस एशियाई देश में रक्तपात रहित तख्ता प्लेट हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था तख्ता प्लेट रक्तपात रहित? ए बांग्लादेश में, बी टर्की में, सी इराक में और डी ईरान में। कहाँ हुआ था? आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। टर्की इसका आंसर है। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में भी। टर्की इसका आंसर है। ऐतिहासिक घटना 27 मई 1960 को टर्की या तुर्की के सैन्य अधिकारियों और कैडेटों द्वारा वहां की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के खिलाफ पहला सैन्य तख्तापलट किया गया था। ठीक है, रक्तपात रहित का मतलब क्या हुआ? यह सैन्य तख्तापलट पूरी तरह योजनाबद्ध और लगभग रक्तपात रहित था। ठीक है, परिणाम क्या? तख्तापलट के बाद जनरल सेमल गुरसेल को देश का नया प्रमुख बनाया गया था और तुर्की में एक अधिक उदारवादी तथा धर्मनिरपेक्ष नया संविधान लागू किया गया था। ठीक, अन्य विकल्प क्यों गलत है? बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था, इसलिए 1960 के संदर्भ में यह विकल्प स्वतः ही खारिज हो जाता है। ठीक है, वहीं इराक 1958 और ईरान 1953 में तख्तापलट के घटनाक्रम अलग अलग वर्षों में हुए। तो खैर ये अलग चीजें हैं, ये दोबारा पूछी नहीं जाएंगी, उस समय के करंट के हिसाब से इसलिए पूछ ली जाती थी। अब आपसे वर्तमान समय का कुछ भी करंट होगा तो वो ज्यादातर पूछने की संभावना बनती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
क्या सत्य है? ए, भास्कर और आर्यभट्ट को चीन के एक अंतरिक्ष यान से कक्षा में स्थापित किया गया था। बी, भास्कर और आर्यभट्ट को एक फ्रांसीसी कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया गया था। सी, रोहिणी सेकंड को मॉस्को से लॉन्च किया गया था। डी, भारत का तीसरा उपग्रह रोहिणी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सत्य है? भारत का तीसरा उपग्रह रोहिणी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, ठीक है। अब ये मेंस के भी क्वेश्चन से हमने इसको मिला के रख दिया है कि जैसे थोड़ी जानकारी ज़्यादा है तो उसको हमने मेंस, क्योंकि मेंस में भी साइंस टेक्नोलॉजी है, प्रीलिम्स में भी है, हमने इसको यहाँ पर रख दिया। तो भारत का तीसरा उपग्रह रोहिणी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। रोहिणी उपग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत का तीसरा उपग्रह था जिसे 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। यह दोबारा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए रोहिणी उपग्रह कौन क्या है। रोहिणी SRS-1 क्या है? स्वदेशी मील का पत्थर क्या है? यह मिशन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि रोहिणी पहला ऐसा उपग्रह था जिसे भारत ने अपने स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बन गया था, ठीक है। अन्य विकल्प का स्पष्टीकरण, आर्यभट्ट 1975 और भास्कर 1 1979 1979 भारत के क्रमशः पहले और दूसरे उपग्रह थे। तो पहला आर्यभट्ट था और भास्कर फर्स्ट, ये दूसरा उपग्रह था। इन दोनों को सोवियत संघ के सहयोग से कपुस्टिन यार कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, ठीक है। USSR सोवियत संघ के सहयोग से कापुस्टिन यार कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था, ना कि चीन या फ्रांस से, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं हम। हाल ही में, अब देखिए उस समय का प्रश्न है इसलिए उस समय का करंट है ये। हाल ही में किन दो राज्यों का विलय होकर एक राज्य बना दिया गया था? अब आपको इसका आंसर बताना है। ए, सीरिया और लीबिया को मिलाकर, लीबिया और इजराइल को मिलाकर, लेबनान और सीरिया को मिलाकर, डी, मिस्र और चाड को मिलाकर। इसका आंसर बताना है, तो ये आपका आंसर होगा ए, ठीक है। देख लेते हैं हम सीरिया और लीबिया। अब आपको ये बताना है कि सीरिया और लीबिया किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक है। इनका जाकर के लोकेशन देखना है, मैप देखना है, ठीक है। अब वर्तमान में कोई ऐसी घटना है तो इसके बारे में थोड़ा सा जाकर के पढ़ना है। बाकी ये पुरानी घटना है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बाकी इसको पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं हम। रोडेशिया का नया नाम क्या है? अब रोडेशिया कोई पुराना नाम था, उसका अब नया नाम क्या हो गया? तो ए, जिम्बाब्वे, बी, जाम्बिया, सी, नामीबिया और डी, कंबोडिया। किसका नाम बदलकर, रोडेशिया का नाम बदलकर कौन सा देश का नाम रखा गया है? उस देश का नाम बताना। तो इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे। अब आपको ये बताना है कि जिम्बाब्वे किस कॉन्टिनेंट में। इसके साथ साथ इनकी लोकेशन भी देखनी है, तो जिम्बाब्वे की लोकेशन देखनी है, जाम्बिया की लोकेशन देखनी है, नामीबिया की देखनी है, कंबोडिया की देखनी है, ठीक है। और इनके लोकेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि इनके आसपास के कौन कौन से देश हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिम्बाब्वे ही इसका आंसर है। नाम परिवर्तन, 18 अप्रैल 1980 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद दक्षिण रोडेशिया, साउदर्न रोडेशिया का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से जिम्बाब्वे कर दिया गया था, ठीक है। अब साउदर्न है तो नॉर्दर्न भी होगा, तो नॉर्दर्न का नाम बदलकर क्या किया गया था? जो नॉर्दर्न उत्तरी रोडेशिया था उसका नाम जाम्बिया कर दिया गया था, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ, यह देश पहले एक ब्रिटिश उपनिवेश था। स्वतंत्रता मिलने और बहुसंख्यक अश्वेत शासन की स्थापना के साथ इसका यह नया नामकरण हुआ, जो कि 1981 की परीक्षा के समय पूछ लिया गया था। प्रमुख वैश्विक घटनाक्रम था इसलिए पूछ लिया गया था। नामीबिया, इसे पहले दक्षिण पश्चिम अफ्रीका कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी जाम्बिया, नामीबिया, इनकी लोकेशन देखो जाकर के, ठीक है। आगे चलते हैं। ईरान इराक संघर्ष का कारण क्या है? ईरान के तेल क्षेत्रों पर इराक का दावा, सट अल अरब जलमार्गों संबंधी विवाद, कुर्दों के पृथक राज्य की मांग, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नहीं पता है तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं कर रहा हूं कि इतने पुराने आंसरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछता था। अब आपको यहीं से प्रश्नों का ट्रेंड देखना है। आपको प्रश्न देखोगे तो 1979 से यहाँ से कोई चीज चेंज होती हुई दिखाई देगी, तो आपको समझ में भी आएगा। और धीरे धीरे, ये आपको एक दिन में नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे जब आप कई वर्षों के प्रश्नों को देख लोगे तो आपके अंदर एक अलग ही परिवर्तन दिखाई देगा। वो परीक्षा हॉल वाले दिन ही दिखाई देगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ से कोई भी थीम मिल जाती है। मैं अभी तो शुरुआत है,
अभी उतनी थीम मिल भी नहीं रही है, आगे थीम मिलती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। अगर नहीं बताता हूं तो आपको निकाल लेना उससे। जैसे मैं राष्ट्रपति की चर्चा कर रहा हूँ, राष्ट्रपति संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको तुरंत राष्ट्रपति निकाल करके पढ़ लेना। जैसे अभी थीम निकल के आए अनुच्छेद 356, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अब ये थीम ही तो है राष्ट्रपति शासन, अब इसको निकाल करके आपको पढ़ना है, वर्तमान संदर्भ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीजों को याद रखना है। अब आप इतने जानकार हो गए हो कि अब आपको बार बार बच्चों की तरह नहीं बताना है कि ये इसकी थीम क्या है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सट अल अरब जलमार्गों से विवाद। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य कारण क्या है? ईरान और इराक के बीच 1980 से 1988 तक चले भीषण युद्ध का प्राथमिक तत्कालिक कारण सट अल अरब नदी जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर सीमा विवाद था। अब आपको ये जाकर के देखना है ये नदी मार्ग कौन सा है, ठीक है। यह नदी दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है और फारस की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो हो सकता है यूपीएससी घुमा के प्रश्न कोई विवाद चल रहा हो, आपको पता ही है ईरान को लेकर के काफी विवाद चल ही रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यूपीएससी कुछ चर्चा में आ जाए तो पूछ लेगा, इसलिए इसकी जाकर लोकेशन जरूर देखनी है, ठीक है। जो तेल निर्यात के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अल्जीरिया समझौता क्या है? इस युद्ध से पहले 1975 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत इस जलमार्ग को दोनों देशों के बीच आधा आधा विभाजित किया गया था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने सितंबर 1980 में इस समझौते को रद्द कर दिया और पूरे जलमार्ग पर दावा ठोकते हुए ईरान पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अन्य कारण क्या है? सीमा विवाद के अलावा 1979 की ईरान इस्लामिक क्रांति के बाद भू राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और धार्मिक वैचारिक मतभेद भी इस लंबे संघर्ष के अन्य महत्वपूर्ण कारक थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित किया गया है? ए, MC मोदी, बी, मदर टेरेसा, सी, अनवर सादात और डी, रोनाल्ड रेगन। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो आपको संयुक्त राष्ट्र शांति पदक क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में जानो जा करके। फिर इसके बाद उस समय मिला था जो पदक उसके बारे में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जिनको जानना है वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं ही पढ़ देता हूँ। MC मोदी है इसका आंसर। सम्मानित व्यक्ति, मैंने यहाँ आंसर नहीं बताया था क्या? MC मोदी ही इसका आंसर है, ठीक है। सम्मानित व्यक्ति पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मुरुगप्पा चिन्नावीरप्पा मोदी। डॉक्टर MC मोदी भारत के एक प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, ठीक है। पुरस्कार का कारण क्या है? उन्हें दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लाखों गरीब मरीजों को मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन करने और उनके अभूतपूर्व मानवीय स्वास्थ्य सेवा कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति पदक प्रदान किए गए थे, ठीक है। विश्व रिकॉर्ड क्या है? डॉक्टर मोदी को बड़े पैमाने पर मुफ्त नेत्र शिविरों के माध्यम से सर्वाधिक नेत्र ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता है, जिससे उन्होंने जन सेवा के जरिए शांति को बढ़ावा दिया, इसलिए शांति पुरस्कार उनको मिला। आपको ये जानना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति पदक कैसे दिया जाता है और ये क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 1980 में दिवंगत हुए जीन पॉल सार्त्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है। ए, समाजवाद के लिए, बी, साम्यवाद के लिए, सी, संशोधनवाद के लिए और डी, अस्तित्ववाद के लिए। तो इसका आंसर बताइए। जो जीन पॉल सार्त्र थे वो किससे संबंधित थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो अस्तित्ववाद के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। इसका आंसर अस्तित्ववाद ही है, ठीक है। अब यहाँ जीन पॉल सार्त्र की विचारधारा क्या थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 20वीं सदी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक जो अस्तित्ववाद विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक और सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। दर्शन क्या था? उनका मानना था कि अस्तित्व तत्व से पहले आता है। अस्तित्व जो है तत्व से पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, यानी मनुष्य पहले जन्म लेता है और फिर अपने कर्मों व निर्णयों से खुद को परिभाषित करता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार उन्हें वर्ष 1964 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों के कारण इसे लेने से इंकार कर दिया था। अप्रैल 1980 में उनका निधन। खैर ये अलग चीज है, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक संस्था का अधिग्रहण किया? ए, पौनार आश्रम का, बी, ऋषिकेश आश्रम का, सी, औरोविले पौंडीचेरी का और डी, रजनीश आश्रम का। आपको इसका आंसर बताना है।
इसका आंसर बताइए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन है, इनके आंसर जो अपेक्षा करूंगा वो तो आपको बताना ही है। जैसे पॉलिटी के आगे, हिस्ट्री के आगे जो आज भी पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। जिनका जो पुराने करंट अफेयर से संबंधित थे तो उन प्रश्नों को तो मैं आपसे अपेक्षा ही नहीं रखता हूं, बस आपको प्रश्न दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने चीजों को लगा रखा है। ठीक है, और विलय पांडिचेरी अधिग्रहण का कारण क्या था? कुप्रबंधन और वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद भारत सरकार ने जनहित में और विलय आपातकालीन प्रावधान अधिनियम 1980 पारित करके इस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। न्यायिक विवाद क्या है? श्री अरविंदो सोसाइटी ने इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन एसपी मित्तल बनाम भारत संघवाद 1982 मामले में कोर्ट ने सरकार के इस कदम को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। ठीक, वर्तमान स्थिति क्या है? इसके बाद संसद द्वारा ऑरविले फाउंडेशन अधिनियम 1988 पारित किया गया, जिसके तहत अब यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऑरविले फाउंडेशन अधिनियम 1988। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक हॉकी में कप्तान के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ए क्लॉडियस, बी केडी सिंह, सी ध्यानचंद और डी ये सभी। अब आपसे कोई वर्ष विशेष नहीं पूछ रहा, अब आपसे केवल पूछ रहा हॉकी का कप्तानी का प्रतिनिधित्व किया, तो इन सभी ने इसका जो है कप्तानी का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, समय समय पे देख लेते हैं ये सभी। आंसर है मेजर ध्यानचंद। इन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी और देश को स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, केडी सिंह बाबू, इन्होंने 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान के रूप में नेतृत्व किया था और भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, लेस्ली क्लॉडियस, इन्होंने 1980 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जहां भारत ने रजत पदक हासिल किया था। ये भारत के पहले ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 4 ओलंपिक पदक जीते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 11 सेकंड और सूर्य से 8 मिनट लगते हैं। निकटतम चमकीले तारे से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा? निकटतम चमकीले तारे से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर बताइए जल्दी से। 4.5 मिनट, 45 मिनट, 45 महीने, 4.3 प्रकाश वर्ष। अब इसी से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि प्रकाश वर्ष भाई अंतरिक्ष जो है निकटतम चमकीले तारे से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 4.3 प्रकाश वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है 2 पिंडों के बीच की दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है, तो चमकीले तारे की बात कर रहा है, चमकीले तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4.3 प्रकाश वर्ष। इसके बारे में और देख लेते हैं हम। 4.3 प्रकाश वर्ष। निकटतम तारा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी समूह है, जिसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे पास लगभग 4.24 से लेकर के 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, दूरी और समय। प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी का मात्रक है। 4.3 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने में प्रकाश को 4.3 वर्ष का समय लगेगा। तथ्यात्मक त्रुटि क्या है? खैर अलग छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह के चारों ओर वलय खोजे? ए शुक्र के, बी बृहस्पति के, सी मार्च के और डी प्लूटो के। आपको इसका आंसर बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बृहस्पति की चारों ओर ही वलय है। ठीक है, बृहस्पति ही इसका आंसर है। ऐतिहासिक खोज। मार्च 1979 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वॉयेजर फर्स्ट अंतरिक्ष यान ने पहली बार बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय रिंग्स की खोज की थी। ठीक है, वलय प्रणाली। शनि के बाद बृहस्पति सौरमंडल का ऐसा दूसरा ग्रह बना था जिसके चारों ओर वलय प्रणाली खोजी गई थी। बृहस्पति के ये वलय काफी धुंधले हैं और मुख्य रूप से धूल के कणों से बने हैं। ठीक है, करंट अफेयर के संदर्भ में ये उस समय का करंट अफेयर है, इसलिए इसको डाल दिया उन्होंने। आगे चलते हैं हम। विंबलडन टेबल टेनिस चैंपियनशिप लगातार 5 बार किसने जीती? जॉन मैकेनरो, बी जिमी कॉनर्स, सी ब्योर्न बोर्ग और डी प्रकाश पादुकोण। अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा सी
देखिए ये आंसर आपको जानने की जरूरत नहीं है, उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे इसलिए ये डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना है, बस ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोवियत संघ का मतलब क्या है? ए धर्मनिरपेक्ष समाजवाद गणराज्यों का संघ, बी संप्रभु समाजवादी गणराज्यों का संघ, सी सोवियत धर्मनिरपेक्ष गणराज्यों का संघ और सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ। अब आपको पता है सोवियत संघ समाजवादी टाइप का था, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा डी सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना या मैं ही पढ़ देता हूं। पूर्ण नाम सोवियत संघ यूएसएसआर का आधिकारिक और पूरा नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स था, जिसका हिंदी अनुवाद सोवियत समाजवादी गणराज्य होता है। ठीक है, एक तरीके से हिंदी उपनाम ही है, हिंदी नाम ही है। स्थापना और प्रकृति, इसकी स्थापना 1922 में रूसी साम्राज्य के विघटन और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई बोल्शेविक क्रांति के बाद हुई थी। एक साम्यवादी और समाजवादी शासन प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, आधारित संघ था। विघटन कैसे हुआ? शीत युद्ध के अंत में 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन हो गया और यह 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया, जिसमें रूस सबसे बड़ा उत्तराधिकारी देश बना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। किस प्रसिद्ध निर्णय ने संसद के संविधान में संशोधन करने के अधिकार को इस प्रकार सीमित कर दिया जिससे संविधान की मूलभूत या आवश्यक विशेषताओं या उसकी मूल संरचना को नुकसान पहुंचे या वह नष्ट हो जाए? ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ए गोलकनाथ मामला, बी बालानंद सरस्वती मामला, सी मिनरवा मिल्स लिमिटेड और अन्य मामला, और डी केशवानंद भारती मामला। तो आपको पता है केशवानंद भारती में ही मूल ढांचे की बात की गई थी, वही बात आपसे पहुंच रहा है कि मूल संरचना को नुकसान ना हो या उसको कोई नुकसान करता है तो वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो आपको इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। केशवानंद भारती मामला ही है। मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। संसद की शक्ति पर सीमा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, अर्थात सीमित है, बल्कि वह मूल संरचना के सिद्धांत पर द्वारा सीमित है। ठीक है, ऐतिहासिक पीठ, इस मामले की सुनवाई भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने की थी, जिसने 7-6 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ठीक है, तो ये काफी बड़ा मामला था। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी गुवाहाटी या गुवाहाटी, और डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? सी गुवाहाटी। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुवाहाटी ही इसका आंसर है। साझा उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 231 है। अभी ये याद रखना है, स्टेट विशेष में डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लेता है, इसलिए ऐसे अनुच्छेदों को याद रखना है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भारत के सर्वाधिक राज्यों पर है, जिसके अंतर्गत कुल 4 राज्य आते हैं, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में आते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट एक ही बात होगी। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय, इसका क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक ही है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसका क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। ठीक है, तो ये सिंपल है। आगे चलते हैं। लघु किसान विकास एजेंसी का कार्य क्या है? संस्थागत स्रोतों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करना, बी उन्नत कृषि और सहायक व्यवसायों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना, सी ग्रामीण कारीगरों और ग्रामीण उद्योगों का विकास, और डी उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। उपरोक्त सभी। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ये जीएस इकोनॉमी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। स्थापना और उद्देश्य, लघु किसान विकास एजेंसी, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। ठीक है, कार्यों का विवरण क्या है? ऋण व्यवस्था, यह एजेंसी छोटे किसानों को सरकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थागत स्रोतों से रियायती दरों पर ऋण दिलाने का कार्य करती है। ठीक है,
फिर कार्यक्रम का निर्माण का यह उन्नत कृषि तकनीकों, सिंचाई और सहायक व्यवसाय जैसे पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन के लिए विशेष योजनाएं तैयार करती है। ठीक है। ग्रामीण कारीगर व उद्योग, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार बढ़ाने के लिए कारीगरों और कुटीर उद्योगों को भी तकनीकी व वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है। विलय वर्ष 1980 में SFDA को देशव्यापी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। मास्को से सैन फ्रांसिस्को तक सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? ए, मास्को से यूरोप, अटलांटिक महासागर और उत्तरी अमेरिका से पूर्वी तट को पार करते हुए। अब एक तरीके से लोकेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने ये देखा हो तो इसका आंसर बताइए। बी, उत्तरी ध्रुव कनाडा के ऊपर से होते हुए प्रशांत महासागर को पार करना। सी, मास्को से साइबेरिया होते हुए जापान तक प्रशांत महासागर को पार करना। और डी, मास्को से यूरोप होते हुए ग्रीनलैंड तक अटलांटिक महासागर पार करते हुए और फिर उत्तरी अमेरिका तक जाना। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए, मास्को से यूरोप, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका से पूर्वी तट को पार करते हुए। ठीक है। इसका आंसर आपने देख लिया, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक तरीके से मैपिंग का प्रश्न है ये। ठीक है। यही आंसर है, मास्को से यूरोप, अटलांटिक महासागर और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को पार करते हुए। ठीक है। ग्रेट सर्किल रूट क्या है? पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण दो स्थानों के बीच की न्यूनतम हवाई दूरी एक सीधी रेखा नौकर ग्रेट सर्किल वक्र होती है। मास्को से सैन फ्रांसिस्को की हवाई दूरी पश्चिम से पश्चिम की ओर यूरोप और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए सबसे कम बैठती है। ठीक है। दूरी का अंतर अटलांटिक मार्ग की ओर मास्को और पश्चिम अमेरिका तट जैसे सैन फ्रांसिस्को, ये लॉस एंजल्स के बीच का देशांतरी अंतर 155 डिग्री का है, जबकि इसके विपरीत प्रशांत महासागर, साइबेरिया जापान के रास्ते यह अंतर बढ़कर लगभग 205 डिग्री का हो जाता है। इसलिए अटलांटिक महासागर की सबसे छोटा और ईंधन कुशल विकल्प है। ठीक है। या आप इसको मैप में देखी जा करके, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक उर्वरकों का उपयोग करके, अधिक पानी का उपयोग करके, खेती योग्य क्षेत्र बढ़ाकर, बेहतर बीजों, आवश्यक मात्रा में उर्वरकों और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके। सिंपल सी बात है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका डी है, बेहतर बीजों का उपयोग करें, आवश्यक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें और आधुनिक तकनीक का उपयोग करें। पढ़ लेते हैं हम। डी ही आंसर है इसका, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति का सिद्धांत, यह प्रश्न भारत में हरित क्रांति के कोर मॉडल पर आधारित है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी एक इनपुट जैसे केवल पानी या केवल उर्वरक के बजाय सभी आधुनिक वैज्ञानिक इनपुट का एक साथ संतुलित उपयोग करना सबसे प्रभावी होता है। डी सबसे श्रेष्ठ है आंसर। अब डी क्यों सर्वश्रेष्ठ है? तो बेहतर बीज, उच्च उपज वाले किस्मों, HYV सीड्स का उपयोग उत्पादकता को कई गुना बढ़ाता है। ठीक है। आवश्यक मात्रा में उर्वरक, अत्यधिक उर्वरक विकल्प ए मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आवश्यक मात्रा या संतुलित उपयोग जरूरी है। ठीक है। आगे चलते हैं। आधुनिक तकनीक, इसमें उन्नत सिंचाई पद्धतियां जैसे ड्रिप सिंचाई, यंत्रीकरण या वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन शामिल है, जो प्रति हेक्टेयर उपज यील्ड को अधिकतम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपके 25 क्वेश्चन। आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है दोस्तों, धैर्य बना के आप लोगों ने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं इसको समाप्त करते हैं।